नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मणिकम टैगोर ने लोकसभा में दिया नोटिस, ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा का है मामला। रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस भेज सकती है संसदीय समिति, कई सांसदों ने की है शिकायत। एक शो में रणवीर ने की थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं, अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव, यूएस से जारी निर्वासन पर चर्चा की मांग की। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों से मिले, कहा दिल्ली में पैसे गुंडागर्दी से हारे। आप नेता केजरीवाल संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो, विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर भेजा था नोटिस, अब तक नहीं मिला जवाब। बीजेपी विधायक पर भड़के डिप्टी सीएम अजीत पवार, सुनाई खरी खरी, कहा इतने कंजूस मत बनो। कर्नाटक में बीजेपी बनाम बीजेपी, पार्टी ने अपने ही विधायकों को जारी किया नोटिस, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र को पद से हटाने की मांग। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को जारी किया कारण बताओ नोटिस, 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। मीणा ने सरकार पर फोन टैप करने का लगाया था आरोप। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे करेंगी बीजेपी से बगावत, पंकजा ने कहा गोपीनाथ मुंडे साहब के चाहने वाले हमारे साथ आए तो बनाएंगे अलग पार्टी। फ्रांस पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एआई शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग, पिनाका रॉकेट के लिए हो सकती है डील। भारतीय उद्योगपति अदानी से जुड़े धोखाधड़ी केस में अमेरिकी सांसदों ने अटॉर्नी जनरल को लिखी चिट्ठी, बाइडेन प्रशासन के खिलाफ जांच की मांग की, फैसले को बताया बेवकूफी भरा, लिखा रिश्ते बिगड़ने का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में बंधकों को लेकर हमास को दी धमकी, 15 फरवरी तक सभी बंधकों को रिहा करने का दिया अल्टीमेटम, बंधकों की रिहाई न होने पर नर्क मचाने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में दिसंबर तक हो सकते हैं आम चुनाव, तैयारी में जुटी अंतरिम सरकार, मोहम्मद यूनुस का बीएनपी को आश्वासन। इराक में बढ़ सकता है राजनीतिक संकट, राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद ने पीएम सुदानी और वित्त मंत्री पर ही कर दिया मुकदमा, कुर्दिस्तान के कर्मचारियों के बकाया वेतन से जुड़ा है केस। भारत सभी स्रोतों से ऊर्जा खरीदने के लिए है तैयार, 2026 में गैस की कीमतें घटेंगी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया दावा। जनरेटिव एआई से 45% तक बढ़ेगी आईटी क्षेत्र की उत्पादकता और शीर्ष आईटी कंपनियां कर रही हैं एआई का इस्तेमाल, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 वनडे की सीरीज के लिए टीम की घोषित, चमिंडा विक्रम सिंघे चोट के कारण बाहर, चरित असलंका ही 16 सदस्यीय टीम की करेंगे कप्तानी। बी प्राक ने कैंसिल किया रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट, बोले आप सनातन धर्म की बात करते हैं लेकिन सोच घटिया है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं। और तमिल एक्टर अजीत कुमार का पुर्तगाल में हुआ एक्सीडेंट, रेसिंग ट्रैक पर हुई घटना, बाल बाल बचे एक्टर, साल में दूसरी बार कार हादसे का शिकार हुए हैं अजीत कुमार। महाराष्ट्र में एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच अजित पवार बीजेपी विधायक पर भड़क उठे और उसे खरी खोटी सुना दी। दरअसल महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवाड़ में एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वहां के विकास के बारे में बोलते हुए उनका नाम न लेने पर बीजेपी विधायक महेश लांडगे को कड़ी फटकार लगा दी। विधायक ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की तो जमकर तारीफ की, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कुछ कहा ही नहीं, जो कि अजित पवार को नागवार गुजरा। फिर अजित पवार ने बीजेपी विधायक को उनका काम याद दिलाया। अजित पवार ने बीजेपी विधायक को फटकार लगाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि महेश को मेरा नाम लेते समय क्यों बुरा लगा। जब उन्होंने
पिंपरी चिंचवाड़ के विकास का जिक्र किया। पूरा पिंपरी चिंचवाड़ जानता है, मैं 1992 में आपका सांसद बना और 1992 से 2017 तक पिंपरी चिंचवाड़ में काफी सुधार हुआ। इसके साथ ही अजित पवार ने अलग जिले का मुद्दा उठाने के लिए बीजेपी विधायक की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अलग जिले की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक है। अजित पवार ने लांडगे को याद दिलाते हुए कहा कि वे दोनों राज्य में महायुति सरकार का हिस्सा थे। अगर हम में से कोई भी अच्छा काम करता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतने कंजूस मत बनो, मैं बड़ा दिल वाला हूँ, मैं हमेशा काम करने वालों को श्रेय देता हूँ। एनसीपी प्रमुख ने बीजेपी विधायक पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, लेकिन फडणवीस ने हस्तक्षेप नहीं किया। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग भगदड़ के बाद से लापता हैं, इसे लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी लगातार महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जान गंवाने वाले और लापता लोगों की सूची जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच अब इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि भगदड़ में लापता हुए लोगों का विवरण एकत्र करने के लिए न्यायिक निगरानी समिति JMC का गठन किया जाए। बता दें कि प्रयागराज जिले के रहने वाले सुरेश चंद्र पांडे ने हाईकोर्ट में महाकुंभ में मची भगदड़ मामले को लेकर याचिका दायर की है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट जल्दी ही इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। बता दें कि जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने उन खबरों का संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया था कि भगदड़ में जान गंवाने वालों की बॉडी दयनीय स्थिति में रखी गई। साथ ही बॉडी को कथित तौर पर जमीन पर बोरी में लपेट कर रखा गया, जिससे बॉडी सड़ गल गई। बता दें कि इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर यूपी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए, जिसके बाद अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीते 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ में भगदड़ मची थी। रात करीब 2 बजे मची इस भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई थी। ये दावा मेला प्रशासन ने किया था। सरकार ने माना कि महाकुंभ में सिर्फ एक ही जगह भगदड़ मची थी, लेकिन महाकुंभ में उस रात कुछ और भी जगह पर भगदड़ की खबरें सामने आई थी। फिलहाल यूपी सरकार ने संगम नोस पर मची भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है, जो इस मामले की जांच कर रहा है। बता दें कि आयोग को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है। कर्नाटक में बीजेपी बनाम बीजेपी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जहां अपने ही प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र को पद से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें हटाने से साफ इनकार कर दिया और इसके साथ ही विजयपुरा के उन बागी विधायक को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि BY विजयेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे हैं और उन्हें पद से हटाने की ये कवायद लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये मामला गरमाया हुआ है। विजयपुरा विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल के नेतृत्व में बागी नेताओं ने हालिया उपचुनाव में हार का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि विजयेंद्र का नेतृत्व अप्रभावी रहा है। उन्होंने उन पर एडजस्टमेंट वाली राजनीति करने और कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अख्तियार न करने का आरोप लगाया। हाल ही में पार्टी के बागी नेता दिल्ली भी पहुंचे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मांग की कि वो सीधा हस्तक्षेप करके राज्य इकाई प्रमुख BY विजयेंद्र को पद से हटाएं। उनका कहना है कि विजयेंद्र को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर पूर्व CM और सांसद बसवराज बोम्मई को कमान दी जाए। इन नेताओं ने बोम्मई से मुलाकात कर अपनी बात रख दी है, लेकिन बोम्मई ने पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ रहने की बात कही है। हालांकि पार्टी ने अब जाकर इस पर ध्यान दिया और शिकायत करने वाले विजयपुरा के विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल को नोटिस जारी कर कहा कि आप अनुशासन नहीं तोड़ सकते। साथ ही इस नोटिस का 72 घंटे में जवाब मांगा है। दूसरी तरफ यत्नाल ने भी पार्टी को खुली धमकी दे दी है और कहा है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो कोरोना के वक्त बीजेपी सरकार में जो भी घोटाले हुए उन सब को उजागर कर दिया जाएगा। यत्नाल की धमकी के बाद बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है। ऐसे में पार्टी में उभरी ये फूट कब तक शांत हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिला, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी भी 27 साल बाद सरकार में आ गई।
सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ आई। इस चुनाव में आप और भाजपा के बीच हार जीत का अंतर महज 1.99% वोटों का रहा। इतने कम अंतर के साथ बीजेपी ने कुल 48 सीटों को अपने नाम कर लिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और अब विपक्ष की भूमिका में है। आंकड़ों को और करीब से देखें तो पता चलता है कि AIMIM, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और नोटा ने जितने वोट बटोरे हैं उससे भी कम वोटों से आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना रहा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 41,33,898 वोट जीते। आम आदमी पार्टी तकरीबन 43.57% वोट शेयर के जरिए महज 22 सीटों पर सिमट गई। तो अगर बात जीती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की करें तो उसने कुल 43,23,110 वोट अपने नाम कर लिए और इसके जरिए उसने कुल 45.56% वोटों के जरिए 48 विधानसभा सीटें अपने नाम की। अब सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि दोनों के बीच हार जीत का अंतर महज 1.99% का रहा, यानी कुल 1,79,212 वोट। अब आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और नोटा ने जितने वोट बटोरे उससे भी कम वोटों से आप दिल्ली हार गई। AIMIM ने कुल 73,032 वोटों के साथ 0.77% वोट जीते। जनता दल यूनाइटेड ने कुल 1,580 वोटों के साथ 1.06% वोट जीते। तो वहीं दिल्ली की जनता ने नोटा को भी दिल खोल कर दबाया था। नोटा में कुल 53,738 वोटों के साथ 0.57% वोट मिले और इस तरह इन तीनों के खाते में कुल 2,27,350 वोट आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त अप्रवासी विरोधी अभियान के बाद अब ब्रिटेन की सरकार भी उसी रास्ते पर चलती हुई दिखी है। लेबर सरकार ने देश में अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ बड़ी छापेमारी अभियान को शुरू किया है और ये अभियान भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार, सुविधा स्टोर से लेकर कारों की धुलाई वाले केंद्रों तक फैल गई है, जो कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देते हैं। इस अभियान को UK वाइड बिड्स नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार पर अवैध प्रवासियों को लेकर सख्ती बरतने को लेकर भी भारी दबाव है। ब्रिटेन अवैध अप्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजने के लिए विशेष चार्टर उड़ानों का इस्तेमाल कर रहा है। कीर स्टारमर की सरकार भी अब ट्रंप की तरह ही प्रवासियों को भेजने के लिए वीडियो फुटेजेस का सहारा ले रही है। सरकार ने पहली बार निर्वासन को दिखाने वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें निर्वासित किए जाने वाले लोगों को बस से उतारकर चार्टर जेट के अंदर ले जाते दिखाया गया और इसके साथ ये भी बताया गया कि लेबर सरकार के सत्ता में आने के बाद से लगभग 19,000 विदेशी अपराधियों और अवैध प्रवासियों को हटाया जा चुका है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्री यवेट कूपर की व्यक्तिगत देखरेख में रिकॉर्ड छापेमारी की जानकारी दी। जनवरी में 828 परिसरों पर छापे मारे गए, जो कि पिछले जनवरी की तुलना में 48% से ज्यादा थे। 609 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो बीते साल इसी अवधि की तुलना में 73% ज्यादा है। कूपर के ऑफिस ने बताया है कि उनकी टीमें सभी क्षेत्रों में अवैध काम करने वालों की खुफिया जानकारी मिलने पर एक्शन लेती है। बीते महीने की कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा रेस्टोरेंट, टेक अवे और कैफे के साथ साथ खाद्य, पेय और तंबाकू उद्योग के खिलाफ चलाया गया। इस दौरान उत्तरी इंग्लैंड के हम्बर साइट में एक भारतीय रेस्टोरेंट की यात्रा में अकेले 7 गिरफ्तारियां की गईं, जबकि 4 लोग हिरासत में लिए गए। कूपर ने कहा कि इमिग्रेशन नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। बहुत लंबे समय से नियोक्ता अवैध प्रवासियों को काम पर रखने और उनका शोषण करने में सक्षम रहे हैं और बहुत से लोग अवैध रूप से आकर काम करते हैं, जिनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रिटिश गृह मंत्री ने कहा कि इससे न केवल लोगों के लिए एक छोटी नाव में चैनल पार करके अपनी जान जोखिम में डालने का जोखिम पैदा होता है, बल्कि इससे कमजोर लोगों, आव्रजन प्रणाली और हमारी अर्थव्यवस्था का भी दुरुपयोग होता है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास हमले और फिर गाजा में 27 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजराइल हमले के बाद ये पहला मौका है जब दोनों तरफ से सीज फायर डील को लेकर बात बनती दिख रही है। दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई चल रही है। इसी दौरान इजराइल और हमास के बीच चल रहे सीज फायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले दिनों हमास ने 5वीं दौर में इजरायली बंधकों की रिहाई की, लेकिन इसके बाद बयान देते हुए नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया और साथ ही नेतन्याहू के गाजा में कब्जा करने वाले हालिया बयान पर भी कहा कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। कई रिपोर्ट्स की माने तो हमास के अलावा यमन के हूती विद्रोहियों ने भी नेतन्याहू को धमकी देते हुए साफ किया कि अगर इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हम उन पर मिसाइलों की बरसात कर देंगे।
हूथियों ने पहले ही लाल सागर में इजराइल की नाकेबंदी कर रखी है। वो इजराइल से संबंधित किसी भी मालवाहक जहाज पर हमले और अपहरण करने से पहले बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हूथियों के कई मिसाइलें और ड्रोन इजराइल तक पहुंच चुके हैं। हूथी विद्रोही के नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने इसे लेकर कहा है कि गाजा में समझौते के कार्यान्वयन को लेकर निगरानी कर रहे हैं। अगर इजरायली दुश्मन समझौते को तोड़ता है और फिर से उग्रता और नरसंहार शुरू करता है तो हम फिर से उग्रता का सहारा लेंगे। इस यमनी मिलिशिया नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाने पर लिया। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही हूथियों को विदेशी आतंकवादी संगठित घोषित किया था। अब्दुल मलिक ने कहा, अमेरिका बुरा देश है, ये दूसरे राष्ट्रों को युद्ध में झोंकता है और उन्हें गुलाम बनाता है। अरबों और मुसलमानों को पता होना चाहिए कि अमेरिका और ज़ायनी शासन का अनुसरण करने से वो केवल उनके गुलाम बने रहेंगे। वही खबर ये भी है कि हमास ने शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई को आगे की सूचना तक स्थगित करने की धमकी दी। हमास का आरोप है कि इजराइल ने सीज फायर से जुड़ा समझौता तोड़ा। हमास के सशस्त्र विंग कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक पोस्ट में साफ किया कि शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई को अगले कुछ सूचना तक टाला जा सकता है। उन्होंने कहा, हम शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि इजराइल उनका पालन कर रहा है। हमास का आरोप है कि उत्तरी गाजा पट्टी में विस्थापितों की वापसी में देरी की जा रही है। कई जगहों पर गोलीबारी और फायरिंग सामने आ रही है। सहमति के मुताबिक सभी तरह की राहत सामग्री की एंट्री भी रोकने के आरोप है। हमास का आरोप है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में तंबू, बने बनाए घर, ईंधन या मलबा हटाने वाली मशीनों की इजाजत नहीं दी है। इसके अलावा हमास का आरोप है कि इजराइल आवश्यक दवाओं और मेडिकल आपूर्ति देने में भी देरी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर यूएन, कतर और अन्य देशों ने गाजा को अस्थायी शेल्टर देने का अनुरोध किया था, जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया। खैर, हमास के आरोपों के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों देश भड़क उठे। इन्होंने हमास की इस कदम को सीज फायर पूर्ण उल्लंघन बताया और अपनी सेना को गाजा के किसी भी तरह के हालातों को लेकर तैयार रहने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इससे भड़क गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि गाजा से बंधकों को एक एक कर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने जॉर्डन और मिस्र को भी चेतावनी दी है। ऐसे सीज फायर डील के बीच जिस तरीके से सभी देश एक दूसरे को धमकियां देने में दिख रहे हैं, उससे समझौते पर ब्रेक लग सकता है और अगर जरा सी भी चूक हुई तो गाजा पहुंचने वाले विस्थापितों की हालत पहले से भी बदतर हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।